गुड आफ्टरनून छात्रों। और दूसरा हम लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन को समझने की कोशिश करते हैं कि लाउड स्पीकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी सर्किट में ऑडियो आउटपुट से प्राप्त वैद्युत तरंग को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर देता है। तो माइक्रोफोन का लाउड स्पीकर ऐसी युक्ति है, चूँकि लाउड स्पीकर में अब हम माइक्रोफोन से बोलते हैं तो लाउड स्पीकर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलता है। माइक्रोफोन भी यही काम करता है आपका। और ये दो प्रकार के होते हैं, चुंबकीय और डायनेमिक। तो चुंबकीय और डायनेमिक, इसमें कोन टाइप लाउड स्पीकर भी इसे हम कहते हैं, चुंबकीय को। और डायनेमिक लाउड स्पीकर ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अस्थायी चुंबक लगा रहता है, दूसरा विद्युत डायनेमिक लाउड स्पीकर लगा रहता है। तो अस्थायी चुंबक में भी आपके कई भाग होते हैं, जैसे इसमें अस्थायी चुंबक रहेगा, वॉयस कॉइल रहता है, स्पाइडर रहता है, पेपर कोन रहता है, फ्लेक्सिबल फास्टिंग लगी रहती है, उसकी बॉडी होती है और डस्ट कवर होता है। आपने देखा होगा, ताकि उसके अंदर धूल ना जा पाए। इसको इस तरह से अगर आप देखें तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये किनारे वाला आपका बीच वाला पेपर कोन है, ये डस्ट कवर अंदर लगा रहता है और वॉयस कॉइल होता है इसके अंदर। तो चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है आपको। यूनिट अक्सर पूछ देता लाउड स्पीकर किसे कहते हैं। तो जब आम सभाओं में हम बात करते हैं और हज़ारों श्रोता सुनते हैं, तो ये जो है इसे ही हम यूनिट लाउड स्पीकर कहते हैं। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो प्रेशर यूनिट होता है, तो इसकी संरचना स्थायी चुंबक डायनेमिक लाउड स्पीकर जैसी होती है, और इसे हॉर्न भी कह लेते हैं हम। हॉर्न यदि प्रेशर यूनिट में पैदा की जाए तो ध्वनि तरंगें सीधे वायुमंडल में फैलती हैं और अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं हो पाती हैं, लेकिन प्रेशर यूनिट से ध्वनि तरंगों का फैलाव लगभग अर्धगोले जैसा हो जाता है। तो ये आप देखें तो ये यहाँ से इसका मुंह है, माउथ, और ये इसका गला है, थ्रोट माने गला होता है। मैग्नेटिक स्ट्रक्चर इसका रहता है, चुंबक इसके अंदर लगा रहता है, और वॉयस कॉइल जरूर रहेगी, और इसे हम डायफ्राम कहेंगे। तो इस चित्र को आप बना देंगे तो ये यूनिट प्रेशर का काम करता है। वूफर क्या होता है? तो वूफर एक हाई फर्टिलिटी साउंड सिस्टम में प्रयुक्त विशेष प्रकार का लाउड स्पीकर होता है, जो संगीत जैसी न्यूनतम फ्रिक्वेंसी को भी अच्छी तरह से उत्पन्न कर देता है। इसका मैग्नेट अधिक शक्तिशाली होता है। और ट्विटर क्या है? तो ट्विटर आपका वो वाला ट्विटर मत समझिए, ये साउंड सिस्टम में प्रयोग होने वाला लाउड स्पीकर है, जो संगीत की अधिकतम 3 किलोहर्ट्ज़ से 15 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरह से उत्पन्न कर ले जाता है। इसका साइज छोटा होता है और डायफ्राम कम गहरा होता है। और फिर उसके बाद एक स्टीरियोफोनिक ध्वनि, ये आपके अक्सर देखा होगा इस तरह का लाउड स्पीकर, तो वो स्पीकर प्रणाली है ये। और स्टीरियोफोनिक से ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। स्टीरियो को अर्थ होता है सॉलिड और फोनिक का अर्थ होता है ध्वनि। तो इसमें विभिन्न स्रोत से आने वाली ध्वनि, इसके अंदर 3 डायमेंशन होते हैं। विभिन्न स्रोत से आने वाली ध्वनि, विभिन्न स्थानों से आने वाली ध्वनि, वॉल्यूम, ध्वनि के वॉल्यूम का स्तर। तो ये 3 डायमेंशन में काम करती है, और ये 2 चैनल वाले सिस्टम नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्टीरियोफोनिक ध्वनि को आप समझिए। और स्पीकर की रीअसेंबलिंग करने के लिए आपको मुख्य रूप से इसके भाग को जानना होगा। तो रीअसेंबलिंग करने के लिए स्पीकर का कॉइल आपको जानना होगा, स्पाइडर जानना होगा, कोन जानना होगा, और डस्ट कैप जो कि आप धूल को रोकता है उसे जानना होगा। और इसकी रिकॉर्डिंग करने को मतलब ये है कि ये सब स्पीकर ख़राब हो जाता है तो उसको खोल के फिर से जोड़ना, इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। और इसके लिए जो है आपको सामान जो चाहिए वो चिपकाने वाला पदार्थ होना चाहिए, चाकू होना चाहिए, ब्लेड होना चाहिए, लकड़ी का गोल डंडा होना चाहिए, स्पीकर कनेक्शन वायर होना चाहिए। तो इसको पुराना कोन आप हटाइए और स्पीकर को बाहर निकाल लीजिए। कोन फटा है तो उसको सही करना। तो रिकॉर्डिंग का मतलब यही है। और स्पीकर से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी आपसे पूछता है कि नोड्स क्या हैं।
तो जब किसी स्पीकर को सिग्नल दिया जाता है तो उसका डायफ्राम जो होता है सिग्नल के अनुसार वाइब्रेट करता है। तो इस वाइब्रेट मतलब कंपन करता है, तो इसी कंपन को हम नॉट्स कहते हैं। दूसरा वीजर क्या है, ये एक छोटा सा कोन डायफ्राम होता है जो सिग्नल डायफ्राम के डायग्नेटिक स्पीकर यूनिट के कोन पर लगा होता है। इसका उपयोग जो है हाई फ्रिक्वेंसी पर का रिस्पांस इससे बढ़ जाता है इसके उपयोग से। तो वीजर एक छोटा सा कोन डायफ्राम होता है। और नोट्स क्या होता है, वाइब्रेशन जो कंपन होती है स्पीकर के अंदर उसे हम नोट्स कहते हैं। तो आगे हेडफोन तो आप जानते ही हैं कि हेडफोन जो है AF तरंगों को ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कहेंगे और ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करने का सरल उपकरण हेडफोन ही है। और इसमें एक अस्थाई छड़ चुंबक होता है और यल आकार के दो नर्म लोहे के योक या कॉइल होते हैं जो अलग अलग सिरों पे इसको लगाया जाता है और इसे व्यवस्थित इस प्रकार से किया जाता है ये स्वतंत्रतापूर्वक कंपन कर सके। और इसका कार्य भी वही अस्थाई चुंबक से जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और इससे ध्वनि तरंगे जब डायफ्राम कंपन करता है तो ध्वनि तरंगे पैदा होने लगती हैं। और इसका इम्पीडेंस भी 200 ओम से 2000 ओम तक होता है और एक समय में एक ही आदमी सुन सकता है। और यही दोष इसका भी अगर आप देखें तो लाउड स्पीकर के अपेक्षा इसकी आवाज़ बहुत कम होती है। इसे गायन और संगीत में ही यूज किया जा सकता है। टेलीफोन या वायरलेस उपकरण में इसका उपयोग होता है। ईयरफोन आप जानते ही हैं, हेडफोन में 2 रिसीवर यूनिट होती हैं, एक पत्ती द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है और दोनों रिसीवर कानों पर लग जाएं और इसमें एक ही यूनिट होती है। कुछ ईयरफोन की यूनिट इतनी छोटी है कि कान के छिद्र में भी आप इसे लगा सकते हैं, आजकल आप इसको सुनते भी हैं। और ध्वनि तरंगों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य और पराश्रव्य। तो 20 किलो हर्ट्ज से तक 20 किलो हर्ट्ज तक की तरंगों को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं और अपश्रव्य जो 20 से कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं उसे अपश्रव्य कहते हैं। और पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव जिसे कहते हैं, ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो होती हैं ये पराश्रव्य होती हैं, ये सुनाई भी नहीं देती, तो इसे हम कहते हैं। ये तरंगे मानव के लिए उपयोगी होती हैं। इसका उपयोग संगीत भेजने में, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में और कृषि में उपज बढ़ाने में, नए बीज तैयार करने में, कीड़ों से सुरक्षा प्राप्त करने में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ताली बजाया जा रहा था, तो ताली बजाने का मतलब यही था कि जो ध्वनि तरंगे निकल रही हैं उससे जो है कीड़ा भाग जाए, इसलिए ताली बजाया जा रहा था। खैर इस चीज़ को आप धीरे धीरे समझेंगे। और माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन ऐसी युक्ति है कि जो ध्वनि तरंगों में उपस्थित दाब के परिवर्तन को उसी के अनुसार विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देती है। तो इसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। यह संकेत या विद्युत परिवर्तन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। इसके द्वारा इसमें AF ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के द्वारा इसे रिकॉर्डिंग हेड या लाउड स्पीकर या हार्न कॉलम को दे दिया जाता है। तो माइक्रोफोन का और लाउड स्पीकर का यही अंतर है। तो ये जो है लाउड स्पीकर को इसका संकेत दिया जाता है। माइक्रोफोन से आप देखते होंगे कि लोग गाते हैं और उसको जो है दे दिया जाता है उस पर। और इंटरकॉम व्यवस्था में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। बाहर टेलीफोन या सिटी टेलीफोन सेवा भी कहते हैं इसे। तो एक शहर से दूसरे शहर में इसको भेजा जा सकता है, जबकि लाउड स्पीकर में ऐसा नहीं हो सकता। अब माइक्रोफोन का वर्गीकरण अगर आप करेंगे तो क्रिस्टल माइक्रोफोन होता है, कार्बन माइक्रोफोन का ज़्यादा प्रचलन में है और रिबन माइक्रोफोन का भी प्रचलन में रहता है। कार्बन माइक्रोफोन कभी कभी पूछता है कि इसको बनाइए, चित्र और संरचना दिखाइए। तो ये देखिए इसका चित्र है आपका, ये कार्बन माइक्रोफोन का। और इसके जो कार्य है, ये ध्वनि तरंगे डायफ्राम से टकराती हैं तो डायफ्राम कंपन करने लगता है और इससे ध्वनि तरंगे जो हैं पैदा होती हैं। और सर्किट में बैटरी द्वारा बहने वाली DC
और AF करंट में परिवर्तित हो जाती हैं, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी करंट में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये तरंग जो है फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड, ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के अनुसार होता है। और ट्रांसफार्मर AF वोल्टेज को बढ़ाने पर और माइक्रोफोन को एम्पलीफायर जोड़ने का काम करता है ये। तो इसका गुण भी है, ये सस्ता होता है, इम्पीडेंस कम होता है और रिस्पांस इसका अच्छा होता है। दोष यही है कि इसका जो है ज़्यादा आवाज़ साफ़ नहीं प्राप्त होती है इसके अंदर। कभी कभी देखते होंगे आप, इसमें बहुत साफ़ नहीं आती है और इसका उपयोग वही टेलीफोन, ट्रांसमीटर और संगीत सभाओं में किया जाता है। रिबन माइक्रोफोन का चित्र आपसे बनाने को पूछे तो इस तरह का देखिए चुंबक है, इसके अंदर रिबन लगा हुआ है ये, और ये रिबन जो है एक ट्रांसफार्मर से देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आउटपुट यहाँ वोल्टेज मिलता है तो ये काम करना शुरू कर देता है। तो रिबन माइक्रोफोन डायनेमिक माइक्रोफोन की तरह है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और संरचना आप देख ही रहे हैं। और इसका जो है गुण अगर आप देखें तो ये रिबन माइक्रोफोन बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता इसको नहीं होती। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी 50 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज तक होता है और ये दोनों तरफ से कार्य करने वाला सुग्राही उपकरण होता है। और दोष में अगर आएँ आप तो इसका इम्पीडेंस कम होता है और इसका उपयोग जो है ध्वनि की रिकॉर्डिंग करने में किया जाता है। तो और दबाव चलित तथा गति चलित माइक्रोफोन भी होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। गति चलित मतलब इसको लेके टहला जा सकता है, दबाव चलित मतलब इसके अंदर प्रेशर देंगे तो ये काम करता है। तो दबाव चलित आपका कार्बन क्रिस्टल डायनेमिक दबाव चलित की श्रेणी में आते हैं, कार्बन वाले दबाव में आते हैं। गति वाले जो हैं आपके, ये रिबन माइक्रोफोन जो है आपका गति चलित के श्रेणी में आता है। याद रखने लायक चीज़ है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपको हम टिक करके दिए भी हैं और इसमें सत्य सत्य छोटे क्वेश्चन 1 नंबर और लघु उत्तरी और एक आठों दीर्घ उत्तरी का प्रश्न भी आपको दिया है इसमें। मल्टीमीटर एक बहुत ही, बताया मैंने कि जैसे डॉक्टर के लिए आला है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल के लिए मल्टीमीटर है। इसका मुख्य रूप से कार्य वही है कि करंट को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, AC DC, ओम को मेजर करता है। इसके अंदर 2 प्रॉड होती हैं, एक काली और एक लाल। तो काली को हम कॉमन प्रॉड कहते हैं और लाल को हम निगेटिव कहते हैं। तो जहाँ भी जिस भी चीज़ को आप चेक करना होता है उसमें लाल डालते हैं। मल्टीमीटर आप किसी भी दुकान पे देख सकते हैं, क्लास में तो आपने देखा ही है और अच्छे से देख सकते हैं इसे। लेकिन यह AC करंट को नहीं नाप सकता है। AC करंट वोल्टेज नापेगा, करंट को नहीं नाप सकता है। ये इसका एक है उदाहरण। और दूसरा, ये रेजिस्टेंस अगर बीच में कोई तार टूटा हुआ है तो मल्टीमीटर से आप उसको चेक कर सकते हैं। वो कॉइल देखिए इसका, ये सरल मल्टीमीटर का ये सुई लगी है। अगर आप इसमें सारे मान ओम वोल्टमीटर के दिए हुए रहते हैं इसी तरह से, तो अगर आपका तार टूटा हुआ है तो विक्षेप नहीं होगा। उसके बाद मल्टीमीटर का गुण तो आप जान ही रहे हैं। और मल्टीमीटर से आवाज़ की तीव्रता डेसिबल होती है। आवाज़ की तीव्रता मोबाइल में भी आप डेसीमीटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भी 10 वोल्ट से 50 वोल्ट की रेंज में लगाकर स्पीकर के पैरेलल समांतर क्रम में अगर आप मल्टीमीटर को लगाएंगे तो ये इसका आवाज़ की तीव्रता भी मेजर कर देगा। और मल्टीमीटर का उपयोग वोल्टमीटर की तरह भी किया जाता है। मल्टीमीटर का अमीटर की तरह भी किया जाता है क्योंकि धारा को भी मेजर कर लेता है। मल्टीमीटर का ओम मीटर, ओम मतलब वोल्टेज रेजिस्टेंस को भी मेजर कर लेता है। इसका उपयोग भी आप जाने तो कैपेसिटर की जांच करने में, PN संधि मतलब डायोड ख़राब है या सही है उसको जांच, क्योंकि डायोड में एक ही दिशा में धारा बहती है, उल्टी दिशा में नहीं बहती है। तो मल्टीमीटर के द्वारा आप इसको एक तरफ से दिखाएंगे तो विक्षेप होगा, दूसरी तरफ से लगाएंगे तो विक्षेप नहीं होगा। अगर दोनों तरफ से विक्षेप हो रहा है, सुई हिल रही है, तो इसका मतलब डायोड ख़राब है। तो यह खुला या शॉर्ट सर्किट को भी ये आराम से चेक कर देगा।
और ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन अगला चैप्टर हमारा वही है। तो चौथा पेपर में तो पीएनपी और एनपीएन को भी ये चेक करता है। तो मल्टीमीटर का गुण भी अच्छी तरह से आप जान सकते हैं। गुण में 2-4 गुण इसके तो लिख ही सकते हैं कि कई प्रकार के मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर भी आजकल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है। इससे कई प्रकार की मापें पढ़ी जा सकती हैं। और दोष में वही है कि थोड़ा कीमती होता है, हाथ से छूट के गिर जाए तो टूट जाता है, ये सब इसका दोष है। आगे हम और देखें, ये देखिए आपका मल्टीमीटर डिजिटल वाला है। ये डिजिटल मल्टीमीटर अगर आपको चित्र बनाने को आ जाए तो ज़रूर बनाइएगा इसको। ये आसान सा चित्र है और आप इसे कहीं भी देख सकते हैं। और उसके बाद इस तरह का भी डिजिटल मल्टीमीटर आता है जिसमें आप नाप को घुमा घुमा के चेक कर सकते हैं। और इसमें वही प्रॉड, इसमें काला वाला और इधर लाल वाला लगा के आप इसको घुमा के चेक कर सकते हैं। और इस तरह का भी डिजिटल आता है, डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें भी वही देखिए, ये घुसाने के लिए बना हुआ है काला और एक लाल वाला, जिसमें आप डालेंगे इसको घुमा के आप चेक कर सकते हैं। काला जो है कॉमन लीड बोलते हैं उसे। और इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इस पर हमने टिक भी लगाए हैं और इसे आप ज़रूर देखेंगे। और एक एक नंबर के सवाल भी हैं। तीसरे वीडियो में मैं लेता हूं आपको अर्धचालक, सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं। तो वही चालक, अचालक और अर्धचालक। मेनी थैंक्स छात्रों। वीडियो इतना लंबा हम नहीं करना चाहते, लेकिन चूँकि 20 मई के बाद एग्ज़ाम आपका निश्चित रूप से होगा और इसके लिए आप थोड़ा तैयारी किए रहिए। लिखिएगा ज़रूर, छोड़िएगा कोई प्रश्न नहीं। आज तक हमारे रिकॉर्ड में है कि कोई लड़का हमारा फेल नहीं हुआ है। पिछली बार भी दया राजभर, रजनीश यादव, ये लोग 76-75% पाए हैं। प्रैक्टिकल में भी आप लोगों का चूँकि प्रैक्टिकल हो गया है, कक्षा 11 का होम एग्ज़ाम भी हो गया है, तो होम एग्ज़ाम में कुछ समझ में आया ही होगा। मैंने आपको जो निर्देश दिए हैं उसका आप पालन करिएगा। मेनी थैंक्स अगेन।